और अब नेक्स्ट मोटिवेशन का सोर्स आप होंगे बाकी स्टूडेंट्स के लिए। सो क्या लगता है रीसेंट पैटर्न्स को देख करके कि एग्जाम का लेवल बढ़ते जा रहा है, कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने हैं, तो उनको कौन से बुक्स पहले उठाने चाहिए, कौन से बुक्स उनको पहले प्रेफर करना चाहिए सो दैट उनका बेसिक फाउंडेशन बन सके। बट एक जो हमेशा से ये बात चलती है कि माइनिंग में रिसोर्सेज बहुत कम है, स्टडी मटेरियल्स है नहीं कंपेयर टू अदर ब्रांचेस। सो अभी क्या सीन है? अब तो आप टीचर भी है, आपको एग्जैक्ट फैक्चुअल चीज़ें पता है। सो अभी का क्या सीन है रिसोर्सेज को लेकर? क्या अब अवेलेबल है या अभी भी प्रॉब्लम है? Hello everyone and welcome to the Mining Gyan, India's most trusted and affordable coaching for gate mining. And today we have Mr. Arpan Patel with us, who has secured All India rank 46 in GATE 2025 mining examination. So welcome Arpan and a big congratulations for your success. थैंक यू मैम। जी अर्पण, सबसे पहले आप हमें अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। माई सेल्फ अर्पण पटेल, मैं सिंगरौली से बिलोंग करता हूँ और मैंने माइनिंग में पहले डिप्लोमा किया था। 2019 बैच में पास आउट किया मैंने उसके बाद मैंने ट्रेनिंग की थी। ओके। और उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने डिसाइड किया ग्रेजुएशन का, और साथ ही में मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था उसी के साथ कि मैं गेट की प्रिपरेशन चालू करूँगी। ओके। तो जब मैंने मतलब ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था तब कोरोना चल रहा था उस समय, तो उस साल मैंने स्टार्ट नहीं किया था गेट का प्रिपरेशन। तो जब मैं थर्ड ईयर में आया था तब मैंने स्टार्ट किया, और साथ ही में मैंने शुरू करने के लिए मतलब पता करना चालू किया कि कहाँ से रिसोर्सेस मिलेंगे। तब मैंने माइनिंग ज्ञान लिया, वहीं से मैंने स्टार्ट किया। ओके। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था गेट पे? नहीं, ये ऑल इंडिया 46 वाला ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे सिर्फ 20 मार्क्स आए थे। उस साल में वो मतलब थर्ड ईयर था, इसलिए मैं उसमें उतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं था जी। और उसके बाद फिर जब फाइनल ईयर में मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की थी उस साल गेट 2024 में, तो उस साल मेरी ऑल इंडिया 179 रैंक आई थी। ओके। सो जैसे कि आपने बताया कि पहले आपने डिप्लोमा किया, देन ट्रेनिंग एंड देन फिर बीटेक परस्यू किया। सो इतनी आपकी लंबी जर्नी रही, तो ये प्लान था कि आपको पहले डिप्लोमा ही करना था या कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपने डिप्लोमा कर दिया? सर्कमस्टेंसेस की वजह से ही डिप्लोमा किया था, और उस समय भी मैं ग्रेजुएशन ही करना चाह रहा था, पर सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे थे कि डिप्लोमा करना पड़ा। बट फिर भी नो डाउट अगर आपने डिप्लोमा किया है तो उसका कुछ तो बेनिफिट मिला होगा ना, एडिशनल बेनिफिट अभी जब आप डिग्री कर रहे थे, तो हेल्पफुल रहा वो आपके लिए? हाँ, क्योंकि कोर्सेज काफ़ी सिमिलर हैं डिप्लोमा और ग्रेजुएशन के, तो मुझे डिग्री में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी अपने कॉलेज के कोर्सेज को लेके। तो मैंने मतलब उसने मुझे हेल्प किया कि मैं गेट में इधर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाऊँ। तो मुझे कॉलेज का सिलेबस कवर करने में कोई दिक्कत होती नहीं थी। मैं बस गेट पढ़ते रहता था, बाकी कॉलेज का ऐसे ही कवर हो जाता था। ओके। सो आपने 3 अटेम्प्ट दिए हैं गेट पे, राइट? सो आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ अटेम्प्ट में आपकी क्या मिस्टेक्स हो गई जिसकी वजह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए? सबसे पहली बार में जैसे मेरा थर्ड ईयर था, तो मेरे को तो बहुत क्लियर था कि थर्ड ईयर से मेरे को पीएसयू जाना था। मेरा बहुत क्लियर था शुरू से। तो मुझे ये पता था कि पीएसयू के लिए मुझे चाहिए अच्छी रैंक। तो जब मैं थर्ड ईयर में था तो मैंने पहले ही 4 ईयर तक मतलब फाइनल ईयर तक का प्लान बना लिया था। तो मैंने सोच लिया था पहले ही कि जब मैं थर्ड ईयर में हूँ तो मैं अभी क्या करूँगा, अपने नॉलेज को बढ़ाऊँगा, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ूँगा और उनके प्रॉपर नोट्स बनाऊँगा। तो उस साल यही था कि जब तक मैं सारे सब्जेक्ट्स कवर करता और नोट्स बनाता, तो उस साल मैंने सिर्फ वही किया, उसी चीज़ पे फोकस किया। और जब मैं 4th ईयर में आया तब उस साल मैंने बढ़िया से प्रैक्टिस पे ध्यान दिया, क्योंकि
पढ़ना एक ही चीज है, पर जब आप क्वेश्चंस लगाओगे तब आपके कॉन्सेप्ट्स ज्यादा क्लियर होते हैं और आपको समझ में भी आता है कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और उन क्वेश्चंस को किस डायरेक्शन में, किस अप्रोच के साथ बढ़ेंगे तब हमारा आंसर आ सकता है। तो वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। तो ऐसा प्लान मैंने पहले ही बना लिया था। हाँ, वो जो थर्ड ईयर में जो मेरा मतलब फर्स्ट टाइम में जो मेरे 20 मार्क्स आए थे, उसमें लैकिंग सिर्फ यही थी कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। मैंने हर सब्जेक्ट को बस पढ़ा था और उसके प्रॉपर नोट्स बनाए थे। अच्छा, ओके। सो चूंकि सारी चीज़ें अब प्री प्लान थी कि आप फिर 2-2.5-3 साल से आप प्रिपरेशन में थे, है ना? तो अभी का जो रिजल्ट आया वो क्या आपके लिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट था? आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे या और अच्छा था? मतलब इस साल मैं ज़्यादा फोकस कर नहीं पा रहा था क्योंकि अभी जॉब भी थी मेरी। प्रोफेसरशिप कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो जो सब्जेक्ट्स भी मिले थे वो थोड़े जो गेट से मिलते जुलते सब्जेक्ट नहीं थे, ऐसे सब्जेक्ट्स मुझे मिले थे। मेन सब्जेक्ट यहाँ पे सीनियर टीचर्स के पास थे। तो थोड़ा उसमें डिफिकल्टी हो रही थी कि इधर भी मैनेज करना है, उधर भी मैनेज करना है। तो टाइम मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, पर फिर भी मैनेज किया। और इस साल तो मेरे को यही था कि प्रैक्टिस करना है। बाकी गलतियाँ बस हुई कि थोड़ी एक्यूरेसी डिस्टर्ब हुई, बाकी सब ठीक था। तो अब आप इस पोजीशन पे हैं कि आप स्टूडेंट्स को खुद गाइड कर रहे हैं, उनको आप गाइड कर सकते हैं कि कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो मैं जानना चाहूँगी कि अभी जो स्टूडेंट्स एक प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, जो लोग माइनिंग ऑप्ट करने के बाद गेट का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको कैसे शुरुआत कैसे करनी चाहिए? बेसिक्स क्या होना चाहिए उनका? अगर फाइनल ईयर में है तो उनको थॉरो नोट्स ना बना के वो शॉर्ट नोट्स भी लेक्चर्स के लेके बनाए, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। और ज़्यादा थियोरी पे फोकस ना करके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने पे अगर ध्यान दें तो कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। प्रैक्टिस होने के साथ साथ आपको अप्रोच भी ज़्यादा अच्छे पता चलेगी, तो उसका बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। और अगर मॉक टेस्ट भी साथ में लगाते चलेंगे तो आपको 3 घंटे फोकस के साथ बैठना और उसका फिर सॉल्यूशन करना, साथ में ही एनालिसिस करना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प जी। तो जैसे कि आपने तो डिप्लोमा किया हुआ था, तो फिर अब जब बीटेक कर रहे थे तो आपके बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर थे, राइट? बट अगर जिन स्टूडेंट्स का बेसिक क्लियर नहीं है, उनको कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने हैं, तो उनको कौन से बुक्स पहले उठाने चाहिए, कौन से बुक्स उनको पहले प्रेफर करना चाहिए सो दैट उनका बेसिक फाउंडेशन बन सके? बेसिक फाउंडेशन के लिए तो उनको यही सही रहेगा कि जो भी उनके कॉलेज का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो भी बुक है उन्हीं पे ध्यान दें। बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ों पे जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर रहेंगे तो आपको उसके बाद ही हायर कॉन्सेप्ट्स आपको ज़्यादा अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे, उसके बाद ही आपको मतलब गेट की भी जो चीज़ें हैं वो समझ में आएंगी। अगर बेसिक्स नहीं क्लियर हैं तो गेट में थोड़ा ज़्यादा हायर एजुकेशन टाइप का मतलब थोड़ा ज़्यादा उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है। मतलब तो अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो कोचिंग में पढ़ाया गया वो चीज़ें भी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि जो कोचिंग है वो एकदम बेस से स्टार्ट कर नहीं सकते, उनके पास उतना टाइम रहता नहीं जी। तो बेसिक्स पे थोड़ा ध्यान दें शुरू से ही तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, सो जैसे कि आपने बताया कि बेसिक्स अगर जिन लोग लास्ट ईयर में है, एक फाइनल ईयर में है, तो वो अगर शॉर्ट नोट्स प्रेफर करके एक स्टडी करते हैं तो हो सकता है। तो बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी जो कोचिंग है वो जो मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या वो बेसिक कवर करते हैं? एक फ्रेशर जो है स्टूडेंट प्रिपरेशन में एंटर कर रहा है, तो क्या कंप्लीटली कोचिंग मटेरियल्स पे बिलीव कर सकता है बेसिक से लेकर एडवांस तक के लिए? बहुत ज़्यादा बेसिक से रिलायबल इसलिए नहीं है क्योंकि टीचर्स के पास भी लिमिटेड टाइम है पढ़ाने के लिए। ऊपर से आपको भी अगर पढ़ना है तो उसके लिए भी आप
टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे अगर सब चीज़ एक साथ देख रहे हो तो आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ऐसा। बट एक जो हमेशा से ये बात चलती है कि माइनिंग में रिसोर्सेज बहुत कम है, स्टडी मटेरियल्स है नहीं कंपेयर टू अदर ब्रांचेस। सो अभी क्या सीन है? अब तो आप टीचर भी है, आपको एग्जैक्ट फैक्चुअल चीज़ें पता है। सो अभी का क्या सीन है रिसोर्सेज को लेकर? क्या अब अवेलेबल है या अभी भी प्रॉब्लम है? अभी जब से ये कोचिंग्स आ गई हैं तब से रिसोर्सेज अवेलेबल होना बहुत आसान हो गया है। पहले यही चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट थी, पर अब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है कोचिंग्स होने की वजह से। और मतलब पहले था कि कितनी डेप्थ में पढ़ना है ये भी नहीं पता था, पर अब टीचर्स की गाइडेंस है, कोचिंग के रिसोर्सेज के साथ साथ टीचर्स की गाइडेंस है, तो कितने डेप्थ में पढ़ना है, कितनी मेहनत करनी है, सब क्लियर है। तो अब अगर टीचर्स की गाइडेंस के साथ साथ इसको फॉलो करते रहें तो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जी बिल्कुल। आपने 3 इयर्स लाइक 3 अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं गेट में, तो तीनों ईयर के पैटर्न से आप अब रूबरू हो चुके हैं, राइट? सो क्या लगता है रीसेंट पैटर्न्स को देख करके कि एग्जाम का लेवल बढ़ते जा रहा है? मतलब अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा कि आप कुछ सब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर लें। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप पीएसयू के लिए जा रहे हैं या फिर आपको कोई आईआईटी का कॉलेज चाहिए एमटेक के लिए। अगर एमटेक के लिए आपको कॉलेजेस चाहिए सिर्फ, तो आप सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ लो आप और उन्हीं पे फोकस करो, उन्हीं के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो और इतना अच्छा प्रैक्टिस कर लो कि वहाँ से आने वाले क्वेश्चंस वहाँ से आने वाले क्वेश्चंस को गलती ना हो। अगर आपको पीएसयू भी चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए होगी एक अच्छी रैंक। उसके लिए आप मैथ और एप्टी तो मत ही छोड़िए जी, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि माइनिंग में इतने इजी एप्टी और मैथ आ रहा है कि वहाँ से आप इजीली नंबर अटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और जो रैंक अचीव करने में आपको मैथ और एप्टी के नंबर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं आप उनमें से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि कितना भी अच्छा स्टूडेंट है वो 65 के 65 क्वेश्चन सही नहीं कर सकता है। तो बेटर होगा कि आप उसमें से कुछ क्वेश्चंस आप उसमें से खुद ही छोड़ दें और जो आपको लगे कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो सिर्फ उन पे फोकस करें, तो वहाँ से आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। साथ ही में जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बेसिकली सेलेक्टिव और स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत होती है एग्ज़ाम क्रैक करने में, है ना? हाँ, मतलब आपका हार्ड वर्क तो है ही, पर आप कितना स्मार्टली उसको अचीव कर रहे हो वो ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। ओके। अर्पण, एक और एक फैक्ट नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट थिंग है कि PYQs जो होती है तो वो रिसेंट एग्जाम पैटर्न्स को समझने में बहुत हेल्पफुल रहती है ना? सो जो PYQs है, क्या उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस PYQs से? हाँ, क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे रिपीट होते हैं। मतलब मैं जब सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहा था तो मैं क्या करता था कि मैं PYQs उस समय नहीं लगाता था। अच्छा। क्योंकि रिसोर्सेज मतलब क्वेश्चन तो अभी भी कम ही मिलते हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं जैसे पहले एक सब्जेक्ट पढ़ता हूँ तो उस सब्जेक्ट का अपना नोट्स सबसे पहले रिवाइज करता था। फिर एक बुक है AK गोरे, तो AK गोरे सबसे पहले करके और इनके सारे क्वेश्चंस लगा देता था। इसके बाद मैं PYQs पे आता था, तो PYQs के क्वेश्चंस को मैं काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन मानता हूँ क्योंकि वो आए हुए हैं। तो उनको मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन मानता था और फिर उनको खुद से सॉल्व करता था। और जब उनका सोल्यूशन नहीं होता था तब मुझे पता चलता था कि मुझे उस सब्जेक्ट में अभी कितने मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा पता चलता था। तो ये ज़्यादा हेल्पफुल भी रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं PYQs डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ करता भी नहीं था। मैं
पीवाईक्यूज के लिए क्या किया था कि मॉक टेस्ट में पीवाईक्यू का भी मॉक टेस्ट मिला हुआ था, तो मैं डायरेक्ट पीवाईक्यू के मॉक टेस्ट में बैठता था और पूरा 3 घंटा वो पीवाईक्यू देता था और उसके बाद फिर उसकी एनालिसिस करता था। और एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी कि क्या होता है ना, डिस्पाइट नोइंग कि नेगेटिव मार्किंग है एग्ज़ाम में, उसके बाद भी स्टूडेंट गेस वर्क करते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग ये सही है? मतलब नेगेटिव मार्किंग से अगर आपको बचना है तो आपको बहुत इजी रखना है। अगर नेगेटिव मार्किंग आपकी मतलब अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख रहे हो तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के आंसर अगर आपके एग्जैक्ट मैच हो आप तभी लगाएं, और जो थ्योरेटिकल वाले हैं उनमें दो तरीका आप अपना सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता है तो फिर तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं पता है तो आप उसमें से ऑप्शंस एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए कि क्या गलत है। अगर उसके बाद सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं तो ही अटेम्प्ट करना सही है। 50-50 चांसेस हैं 2 ऑप्शन के बाद, तो अटेम्प्ट करना एक बार अच्छा भी रहता है। पर उसमें मैं देखता हूँ अगर मेरे अंदर से ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि 70-80% फीलिंग आती है किसी ऑप्शन पे कि ये सही हो सकता है, तो ही मैं उसके लिए जाता हूँ। बाकी मैं अटेम्प्ट नहीं करता। अगर आई एम नॉट श्योर तो मैं अटेम्प्ट नहीं करता उसको। जी, और मैं ये भी जानना चाहूँगी अर्पण कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट है और जिनमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, अगर वो अपना अच्छा रैंक इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली मैथ को आप ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिस करोगे तभी आपका इम्प्रूव होगा। इसके साथ साथ रॉक मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस सब्जेक्ट का वेटेज भी अच्छा खासा है और वहाँ से क्वेश्चन ईजी आते भी नहीं हैं, तो रॉक मैकेनिक्स में ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अब वेंटिलेशन और सर्वे से भी अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं, मशीनरी से भी अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं, और ये 3-4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें वेटेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है। तो इनमें अगर ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाए तो ये 4-5 सब्जेक्ट्स ही ऐसे हैं जो आपको कट ऑफ क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। जी, और अभी आपको क्या लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट माइनिंग ऑप्ट करता है तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है फ्यूचर में? आई थिंक अभी आने वाले 2-3 सालों में गेट के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। उसके बाद शायद अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम हो जाएंगी, क्योंकि कोल इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं उन पे रिटायरमेंट 2026-27 में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो उसके बाद से उसमें अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम हो जाएंगी। बाकी अभी और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो नए आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव्स की रिक्रूटमेंट होगी। तो अभी आने वाले कुछ सालों में मुझे लगता है कि अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ओके, तो आपने गेट भी अच्छे रैंक से क्लियर कर लिया, अभी आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, बट इसके बाद भी आपके फ्यूचर लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है? आप आगे कहाँ देखते हैं अपने आप को? अभी मेरा प्राइमरी गोल है कोल इंडिया में ज्वाइन करना, और उसके बाद उसमें जो प्रमोशंस हैं उसके लिए जो भी क्राइटेरिया उनको रिक्वायर्ड होगी मैं उन पे काम करूँगा, और जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होंगे उनको क्रैक करके प्रमोशन लेने का ट्राई करूँगा। तो आपका अपना, आई थिंक आपका मोस्ट ऑफ द टाइम तो स्टडीज़ में ही आप इन्वेस्ट करते रहे होंगे, राइट? 3 इयर्स से आप प्रिपेयर कर रहे थे, फिर आपने जॉब ज्वाइन किया, तो बट आपकी कुछ हॉबीज़ भी होगी जो आप अपना फ्री टाइम में करना पसंद करते होंगे? मतलब अभी मैं रोज सुबह क्रिकेट खेलने चले जाता हूँ, उसके बाद मैं मोबाइल गेम्स भी बहुत खेलता हूँ। अच्छा, तो वो भी शाम को हो जाता है। बाकी कुछ स्किल्स पे मैं काम कर रहा हूँ, स्किल्स पे भी थोड़ा काम कर रहा हूँ, वो भी थोड़ा डेवलप कर रहा हूँ ताकि आगे थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहे जॉब लिए भी और जैसे मेरी पर्सनल लाइफ भी। तो अभी जैसा आपका तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है थ्रू आउट आपका जो प्रिपरेशन है, तो अभी जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए आप क्या समरी स्ट्रैटेजी देना चाहेंगे? जो अभी प्रिपरेशन में स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए यही रहेगा कि आपके पास जो टाइम है
उस टाइम को आप डिवाइड कर लो, उसके हिसाब से आप अपना पूरा प्लान बना लो। और कोशिश करो कि अगर जैसे आपको गेट 2026 में क्लियर करना है अच्छी रैंक के साथ, तो नवंबर के पहले ही आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ सको पढ़ लो। उसके बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट पर ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, रिवीजन, पीवाईक्यू का सॉल्यूशन करिए। यही चीज़ें आपको ज़्यादा हेल्पफुल होंगी और यही आपको एक अच्छी रैंक अचीव करने में हेल्प करेंगे। ओके, सो अर्पण, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इतना सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है, सो उनको पता नहीं चल पाता है ना कि मॉक टेस्ट कब हो रहे हैं और ऑनलाइन रिसोर्सेज कहाँ से मिले। तो वो कहाँ से उनको मिल सकती है सारी रिसोर्सेज या मॉक टेस्ट जहाँ से वो पढ़ सकते हैं? रिसोर्सेज तो कोचिंग्स में बहुत इजीली अवेलेबल है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। कोचिंग्स में पूरे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप एक हो रही और पीवाईक्यू करिए, इससे ज़्यादा कुछ करने का जरूरत है नहीं। बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो अगर रॉक मैकेनिक्स का करना है तो आप एसपी साहू कर लीजिए। वेंटिलेशन अगर आपको वीक लग रही है तो उसके लिए एलसी काकू की एक बुक है, उसको आप देख सकते हैं। बाकी उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। पीवाईक्यू एक हो रही और आपके जो कोचिंग में कराए गए चीज़ें हैं वो बहुत ही सफिशिएंट हैं। अगर उसमें आपने मास्टरी कर ली तो आपका एग्ज़ाम क्रैक करने में और अच्छी रैंक अचीव करने में कोई नहीं बचता। ओके, बिल्कुल। और हर किसी के लाइफ में एक रोल मॉडल होता है जिसके नक्शे कदम पे इंसान चलता है और सक्सेस मिलता है उसको। सो आपकी लाइफ में रोल मॉडल कौन है या किसी से आप इंस्पायर्ड हैं? मतलब मेरी लाइफ में मैंने देखा है हमेशा पापा को मेहनत करते हुए, मम्मी को भी मेहनत करते हुए। ओके। और भी फैमिली में भैया लोग हैं तो उनको देख के ही मोटिवेशन आती है। और बाकी कोचिंग में भी टीचर्स ने बहुत मोटिवेशन दिया है, पढ़ाते समय ही तो लेक्चर्स में भी उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है। तो ये चीज़ों को देख के ही मैं इंस्पायर बहुत हुआ हूँ। इसके साथ साथ कभी कभी मुझे सेल्फ डाउट भी होता था और मोटिवेशन की ज़रूरत होती थी। तो मैं यूट्यूब पे क्या करता था कि जो किसी भी ब्रांच के हो, अगर उन्होंने गेट क्रैक किया है तो उनके वीडियोस देखता था, उनके पॉडकास्ट वगैरह देखता था, उससे मोटिवेशन आते थे। और वो कई बार स्ट्रेटजीज भी शेयर करते थे, तो उसमें से मुझे कुछ लगता था कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं उन स्ट्रेटजीज को अपने स्ट्रेटजीज के साथ मर्ज करने का कोशिश करता था। इसके साथ साथ यूपीएससी के इंटरव्यूज भी मैं देखता था, तो उसमें भी वो स्ट्रेटजीज भी शेयर करते थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो भी बताते थे, उनको कैसे उन्होंने टैकल किया वो भी बताते थे। तो वो भी मेरे लिए मोटिवेशन का सोर्स वो भी था। ओके। और अब नेक्स्ट मोटिवेशन का सोर्स आप होंगे बाकी स्टूडेंट्स के लिए। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी होल माइनिंग जर्नी कैसी रही? पूरा आपका जो 5 to 6 years हो गया ना इस फील्ड में आपको, तो पूरी आपकी जर्नी कैसी रही? कैसे आप सम अप करना चाहेंगे? मतलब पूरी मेरी एजुकेशन वाली जर्नी? हाँ, माइनिंग में स्पेसिफिकली। बेसिकली मेरे 12th में काफ़ी कम परसेंटेज आए थे, तो पापा उससे नाराज थे। तो फिर ये डिसीजन उन्हीं का था कि मुझे माइनिंग करना पड़ेगा। ओके। मैंने उसको फॉलो किया और फिर मैं डिप्लोमा में जब गया तो मैं बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ता था। मैं मतलब हम जहाँ भी रहते थे, तो जहाँ कॉलेज था वहाँ पे हम पीजी लेके रहते थे। तो वहाँ पे मतलब पूरी बिल्डिंग में बहुत सारे लड़के थे, पर एकमात्र मैं ही था जो हर दिन सुबह 6 बजे उठ के पढ़ता ही था। अच्छा। चाहे हम रात में 2 बजे 3 बजे भी सोए, पर मेरी आदत हो गई थी 6 बजे उठ के पढ़ना है। उसके बाद पढ़ के पढ़ता था, उसके बाद ही मैं कॉलेज जाता था। और कॉलेज भी मेरी रेगुलर जाता था, मतलब मेरे 95% से ज़्यादा ही अटेंडेंस रहती थी। और 2 सेमेस्टर ऐसे भी थे जिसमें मेरी 100% अटेंडेंस थी। तो मैंने मतलब डिप्लोमा तो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ किया था। उसके बाद जब मैंने ट्रेनिंग की तो मुझे ओपन कास्ट में ट्रेनिंग मिली, वही कोरोना लग गया था, उसकी वजह से काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो गई थी, उसकी वजह से उन्होंने ओपन कास्ट में दे दिया ट्रेनिंग। ओके। तो मैंने जब किया उसके बाद वैकेंसीज आ नहीं रही थी ओपन कास्ट वालों के लिए, तो मुझे सिर्फ गेट ही ऐसा एक एग्ज़ाम दिख रहा था जो मुझे लग रहा था कि मैं अगर क्रैक कर लेता हूँ तो मेरी जॉब यहाँ पे पक्की हो सकती है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ग्रेजुएशन भी करूँगा और साथ ही गेट के लिए प्रिपरेशन करूँगा। कॉलेज कभी कभी जाता था ग्रेजुएशन में, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट डिप्लोमा में मैंने पढ़ा हुआ था। 1-2 सब्जेक्ट नए थे, उन सब्जेक्ट्स को मैं पढ़ लेता था, उनकी क्लासेस ले लेता था। बाकी जो सब्जेक्ट्स थे उनके सिलेबस 70% तो मिलते जुलते ही थे, बाकी 30% मैं कवर कर लेता था धीरे धीरे बुक्स से। और बाकी टीचर्स की गाइडेंस थी, तो टीचर्स अच्छे थे, उनसे पूछता था तो वो बता देते थे, तो उनसे हो जाता था। और इसी के साथ साथ मैंने फिर गेट की प्रिपरेशन चालू कर दी। फिर मैंने गेट में ज़्यादा टाइम दे दिया और कॉलेज में थोड़ा कम टाइम दिया, क्योंकि कॉलेज का सिलेबस मेरा ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ था। तो वहीं से फिर मैंने गेट में ज़्यादा फोकस किया और फिर मैंने उसी को क्लियर करने को ध्यान दिया। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप अपना सक्सेस किन्हें डेडिकेट करना चाहेंगे? ये सक्सेस सबसे पहले तो मैं अपने पापा को डेडिकेट करना चाहूँगा। उसके बाद बाकी के फैमिली मेम्बर्स ने भी इसमें मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, और साथ साथ जो माइनिंग ज्ञान की टीम जिसने मुझे पूरा सपोर्ट किया, उनके लिए भी मैं बहुत, उनको तो मैंने जिस दिन रिजल्ट आया तो सबसे पहले तो मैंने विनोद चंद्रागर सर को ही फिर मैसेज किया, सर थैंक यू इस गाइडेंस के लिए, और जो भी उनका सपोर्ट मुझे मिला उसके लिए बहुत यादगारी था मैं उसके उस समय जब मैंने रिजल्ट दिया। सो बहुत अच्छा लगा अर्पण आपकी सक्सेस स्टोरी जानकर, और मैं आशा करती हूँ कि आपके जो भी फ्यूचर एस्पिरेशन है वो जल्दी से जल्दी पूरे हो, और ऐसे ही आपका एक फेस पे हमेशा स्माइल बने रहे। सो वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ योर सक्सेस, and thank you so much, Arpan.